नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट एक बुद्धिजीवी चर्चा होने वाली है। ये आर्टिकल भी काफी इंटरेस्टिंग था। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, हाउ इंडिया एंड चाइना आर शेप्ड बाय द आइडिया ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंपीरियलिज्म के बारे में, कॉलोनियलिज्म के बारे में। हम लोग दो साउथ एशियन जायंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, इंडिया और चाइना, जिनकी हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में कह सकता हूं कि मोर और लेस काफी सिमिलर रही है, क्योंकि दोनों का भी शोषण हुआ है। बोथ हैव वेंट थ्रू द कोलोनियलिज्म एंड द इंपीरियल एक्सपीरियंस। ये आर्टिकल लिखा गया था प्रताप भानु मेहता द्वारा, जिन्होंने यहाँ पे एक टिप्पणी की है कि किस तरह चाइना ने जो ह्यूमिलेशन यानी कि जो इंपीरियल रूल था जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन था, उसको उन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया है और इंडिया का क्या रेस्पॉन्स रहा है इस नेशनल ह्यूमिलिएशन को लेकर। यानी कि अगर हम लोग बात करें इंडिया और चाइना की, ऑलमोस्ट 200 साल दोनों ने भी काफी अपमान सहा है, बेसिकली गुलामी कर चुके हैं कॉलोनाइजर्स की। तो इन दोनों का रेस्पॉन्स किस तरह रहा है, इसका एक कंपैरिजन चलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ ये जानकारी लेने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस आईडी @rahulsai222। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे आपको स्टडी आईक्यू की सारी प्रोग्राम्स की डिटेल मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। देखिए, मैंने आपको बताया कि इन जनरल अगर हम लोग इंडिया और चाइना की बात करें, दोनों का भी जो मॉडर्न हिस्ट्री रहा है काफी सिमिलर काइंड ऑफ हिस्ट्री रही। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में प्राइमरीली ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया है। अगर मैं इसको एक टाइम पीरियड के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इन जनरल 1858 से लेकर 1947 तक जरूर रूल किया है इन्होंने, isn't it? अब ऑल्दो इससे पहले हम लोग कहें कि 200 साल से, तो बैटल ऑफ प्लासी से देखें तो 1757 से दे हैव रूल्ड फॉर श्योर। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चाइना के पर्सपेक्टिव से, देखिए चाइना में कॉलोनियलिज्म कब आई। सबसे पहले ब्रिटिश नेवी ने ओपियम वॉर लड़ा था। ओपियम वॉर 1839 से लेकर 42 से, और तब से लेकर ना सिर्फ ब्रिटिश लेकिन और भी दूसरे इंपीरियल पावर्स और कॉलोनियल पावर्स चाइना में आ चुके। और 1949 में इवेंचुअली यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप हुई। तो मोर और लेस टाइम पीरियड आप देख सकते हो, क्वाइट सिमिलर टाइम पीरियड। अब यहाँ पे आप बात कर सकते हो 100 ईयर्स की, बट आई सेड कि ऑलमोस्ट फॉर 200 ईयर्स बोथ हैव सफर्ड अ सिमिलर काइंड ऑफ फेट। यानी कि एक आइडिया ऑफ ह्यूमिलिएशन, एक निरादर, एक अपमान इन्होंने सहा है 100 से 200 सालों तक। तो इनकी जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस है, ये एक मेजर फैक्टर बना है इन दोनों देशों की एवोल्यूशन में भी। किस तरह से इन्होंने इस जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया है या फिर इससे कुछ सीखा है, इससे अपने देश में बदलाव लाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। चलिए देखते हैं कि चाइना ने क्या किया। देखिए, चाइना ने इस पर्टिकुलर ह्यूमिलिएशन को, यानी कि जो आइडिया ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन है, जो कॉलोनाइजर्स ने अपमान किया था चाइना का, चाइना की पावर का, चाइना की कल्चर का, तो उन्होंने इसको काफी अच्छे से इस्तेमाल किया है। ये कहते हैं प्रताप भानु मेहता। चाइना हैज वेरी शूडली यूज्ड द कम्युनिस्ट पार्टी, स्पेशली इट हैज यूज्ड द ह्यूमिलिएशन to feed nationalism and also to prolong the communist party's rule। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, यानी कि चाइना ने इसको इस्तेमाल किया है। अब इन जनरल देखिए ह्यूमन नेचर क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है। अगर आपका कोई निरादर करे, अपमान करे, तो यू टेंड टू अवेंज, यानी कि बदला लेने की कोशिश करते हैं, बदला लेने की बातें होती है, या फिर कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आता है, राइट। तो चाइना का यही इस रिएक्शन को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अग्रेसिव एजुकेशनल पॉलिसी उन्होंने बनाई है। अगर आप चाइना के सिटीजन्स को देखेंगे, दे वुड ऑल्सो एक्सेप्ट द रूल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, बिकॉज उनकी बिलीफ सिस्टम ये है कि सीसीपी इज देयर सेवियर। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया में इन जनरल आप किसी से भी पूछिएगा, आपका क्या विचार है ब्रिटिश रूल के बारे में, एवरीबडी हैज अ सेंस ऑफ ट्रॉमा। यानी कि सबको लगता है कि ब्रिटिश ने गलती की है, ब्रिटिश ने रॉन्ग किया है, ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया है इंडिया को, काफी ह्यूमिलिएट किया है इंडियंस को। ये सब फीलिंग है, लेकिन थोड़ा सा म्यूटेड फीलिंग है। देखिए, अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, क्रिकेट का उदाहरण लेता हूं। जब भी क्रिकेट मैच होता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, देखिए एक कट्टर दुश्मनी है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, एशेस आपने देखा होगा। लेकिन वही अगर आप इंडिया इंग्लैंड के मैच देखिए, वो उतने ज्यादा कट्टर तरीके से नहीं होते जितने ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के होते। तो ऑल्दो अ क्रूड एग्जांपल, बट इस उदाहरण की मदद से अगर हम लोग कहें तो बिल्कुल फीलिंग ऑफ ट्रॉमा है। सब लोगों को ये पता है कि ब्रिटिश ने शोषण किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है, लेकिन एक म्यूटेड फीलिंग है। तो इंडिया में वो बदले वाली भावना नहीं है, यानी कि ह्यूमिलिएशन, जो ह्यूमिलिएशन हुआ उसका बदला लेने की फीलिंग नहीं है। इनफैक्ट उस बदले से उभर कर कुछ नया क्रिएट करने की एक
जिद्दोजहद जरूर है इंडिया में। अब यहां पे हम लोग देखेंगे इसका रीजन क्या है थोड़ी देर में, लेकिन एक कंपैरिजन करते हैं ऐसा क्यों है या फिर क्या हो रहा है दोनों देशों में। अगर एक कंपैरिजन करें, देखिए ये है चाइना ऑफ 1900, यहां पे एक कॉलोनियल पावर नहीं। अब इसका एक बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है किस तरह से चाइना ने इस चीज को भी इस्तेमाल किया है उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के रूल को प्रोलॉन्ग करने के लिए। चाइना में एक इंपीरियल पावर का दबदबा नहीं था, एक तरफ आपको रशिया मिलेगा, एक तरफ आपको ब्रिटेन मिलेगा, दूसरी तरफ आपको इंडो चाइना की तरफ से फ्रेंच मिलेंगे, और एक तरफ जापान भी इंपीरियल पावर बन गया था। तो चाइना ने बहुत सारे इंपीरियलिस्ट को सहा है, इनफैक्ट मैं कह सकता हूं यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें शामिल होगा ही होगा। वहीं आप इंडिया की बात कीजिए, इंडिया में अगर आप देखोगे मेजॉरिटेरियनली आपको ब्रिटिश इंडिया ही मिलेगा। तो ब्रिटिश ने दूसरे जो कॉलोनाइजर्स आए थे, यानी कि फ्रेंच आए थे, डच आए थे, पोर्चुगीज आए थे, सबको उन्होंने पछाड़ दिया और यहां पे उन्होंने अपना एक दबदबा सेटअप किया। तो इंडिया में एक कॉलोनाइजर है, लेकिन चाइना में मल्टीपल कॉलोनाइजर्स जरूर है। तो इसके चलते चाइना ने इस ह्यूमिलिएशन को काफी अच्छे से इस्तेमाल किया। चाइना ने कंटिन्यूअसली ये एक रेटोरिक बना रखा है, उनकी जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन की बात होती है इसको उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में डाल रखा है। सबसे पहले ओपीएम वॉर्स 1800 से नानजिंग मैसेकर, ओपीएम वॉर तो उन्होंने लड़ा था ब्रिटिश नेवी के साथ। अब ये नानजिंग मैसेकर में वो बात करते हैं कैसे जापानीज ट्रूप्स ने चाइना में 1937 में ऑलमोस्ट 3 लाख लोगों को मार गिराया था, काफी ज्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ था यहाँ पे वुमेन का बाय जापानीज सोल्जर्स। इन सब चीजों को वो दर्शाते हैं और ये जो ह्यूमिलिएशन है ये बेसिकली उनका एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, उनकी हिस्टीरियोग्राफी का भी और उनकी एजुकेशन पॉलिसी का भी। अब इस एजुकेशन पॉलिसी के चलते उनकी सिटीजन्स भी दे आर क्वाइट कन्विंस्ड दैट कौन है उनका सेवियर, उन्हें बचाने वाला कौन था। एक तरफ थे इंपीरियलिस्ट कॉलोनाइजर्स और उन्हें बचाने वाला था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और इसीलिए उनकी अथॉरिटेरियनिज्म भी इसी की वजह से चलती है। अब ये अथॉरिटेरियनिज्म जो है ये फीड कैसे हो रही है, इट इज बीइंग फेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन, और यही हम लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी में बहुत हद तक देख सकते हैं, इजंट इट। अब ये तो रहा चाइना का, क्योंकि चाइना का काफी क्लियर कट आइडिया है, काफी क्लियर कट इंटेंशन भी है। वो इस नेशनल ह्यूमिलिएशन को, यानी कि जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस था उसे इस्तेमाल करके वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूल है उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या हो रहा है, देखिए इंडिया में जैसे कि मैंने कहा साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन जरूर है लेकिन काफी डिस्क्रीट है, और इंडिया में बदले की भावना ज्यादा नहीं है। अब ये क्यों है, क्योंकि इंडिया की जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर आपको गांधीयन डिस्कोर्स बहुत ज्यादा दिखता है। अब गांधीयन डिस्कोर्स क्या था, गांधी कहते थे कि आपको इविल को खत्म करना है, नॉट द इविल डूअर। अब इविल डूअर यहां पे ब्रिटिश था तो हमें इविल को खत्म करना है। तो उस पर्सपेक्टिव या फिर उस बिलीफ सिस्टम से हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उसमें वी डू नॉट टॉक अबाउट एवेंजिंग, यानी कि बदले की भावना नहीं है। हमारे यहां पे भावना है कि हम लोग एक ऑल्टरनेट सोशल इमेजिनेशन करें या फिर एक ऑल्टरनेट सेटअप एक बनाएं। क्यों, अगर हम लोग गांधीयन डिस्कोर्स की बात करें, गांधी ने हिंद स्वराज में क्या बताया, गांधी ने हिंद स्वराज में क्रिटिसिज्म की ब्रिटिश की, वेस्टर्न वर्ल्ड की, मॉडर्निटी की, और मॉडर्निटी फ्रॉम दी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। वो कहते थे कि वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो देम, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन इंडियन सिविलाइजेशन। तो यही हमारी बिलीफ सिस्टम भी रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो। अब इसके लिए कई कारण रहे, एक तो गांधीयन डिस्कोर्स तो है ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी रीजंस रहे हैं। अब पहला रीजन ये है कि वॉर। अब देखिए चाइना ने किस मुद्दे के ऊपर उन्होंने वो नेशनलिस्टिक एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, क्योंकि उनके बहुत सारे वॉर हुए। उन्होंने ब्रिटिश के साथ लड़ा, ओपीएम वॉर्स इनफैक्ट, और उन्होंने रशिया के साथ लड़ा, उन्होंने जापान के साथ लड़ा, जापान ने मंचूरिया को ऑक्युपाई किया था। तो ये सब वॉर्स को वो लोग हाईलाइट करके बताते हैं और नेशनलिस्टिक एजुकेशन उन्होंने कंटिन्यू की रखी। इंडिया में बात करें तो इंडिया में अगर वॉर की बातें हो, वॉर की कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करते हैं 1962 में, जहां पे दिस हैज बिकम अ बिगर सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर इंडिया, नॉट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में जो वॉर हुए हैं उसके ऊपर ज्यादा लोगों का फोकस नहीं जाता, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 1962 में जो चाइना के साथ हमारी हार हुई थी, इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन है इंडिया को, ना कि ब्रिटिश कार्यकाल का, राइट। तो ये भी एक रीजन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश पॉलिसीज की और इंडियन सोसाइटी की, तो यहां पे इनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी एक एक्सट्रीम नेशनलिस्टिक पॉलिसी ना बनने में। क्यों, अगर हम लोग बात करें, इंडियन रूलिंग क्लास ब्रिटिश को मोर और लेस कोऑप्ट कर चुकी थी। अगर हम लोग बात करें शुरुआती दौर की इंडियन नेशनल कांग्रेस की, मॉडरेट लीडर्स की, उनकी बिलीफ सिस्टम क्या थी? उनकी बिलीफ सिस्टम ये थी कि ब्रिटिश रूल
is good for India. They used to say British rule is a blessing in disguise. वो बिलीव करते थे व्हाइट मैन्स बर्डन के कॉन्सेप्ट में, यानी कि उनको लगा था ब्रिटिश उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर आएंगे, भारत को भी वो डेवलप करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा इंडिया में जितनी सोशल डिवीजन थी उसको ब्रिटिश ने काफी श्रूडली इस्तेमाल किया। अब इस सोशल डिवीजन को उन्होंने और भी बांट दिया। अब जिसके चलते ऐसा हुआ कि बहुत से लोग जो नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से ब्रिटिश कार्यकाल को देखना चाहते थे वो भी मिलेंगे आपको इंडिया में, लेकिन जैसे कि माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज दे यूज्ड टू व्यू ब्रिटिश रूल एज अ गुड रूल। तो आपको मिलेंगी दलित डिस्कोर्स, आपको मिलेंगी मुस्लिम डिस्कोर्स, अदर माइनॉरिटी डिस्कोर्स। दे बिलीव दैट ब्रिटिश रूल इज मच बेटर देन द इंडियन मेजॉरिटेरियन रूल। तो इसके चलते भी हम लोग ये कह सकते हैं कि उतना ज्यादा वेंजफुल या फिर उतना ज्यादा रिवेंज, बदले की भावना की पर्सपेक्टिव नहीं है ह्यूमिलिएशन को लेते हुए इंडिया में। इसके अलावा एक और भी चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, गांधीयनिज्म इंडिया में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। इसके चलते हम लोग अथॉरिटेरियनिज्म में बिलीव नहीं करते। ऑल्दो यहां पे अगर हम लोग बात करें इंदिरा गांधी के कार्यकाल की 1975 टू 77 इमरजेंसी, बारिंग दैट वी हैव नॉट फोकस मोर ऑन अथॉरिटेरियनिज्म। हम लोग ज्यादा फोकस हमारा है इगैलिटेरियनिज्म, यानी कि यही हमारा जो एक ऑल्टरनेट सोशल कॉन्सेप्ट या फिर ऑल्टरनेट सोशल सेटअप हम लोग जो बनाना चाहते थे वो इगैलिटेरियनिज्म के ऊपर बेस्ड थी, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में देयर वाज नो इगैलिटेरियनिज्म, समानता नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी, एक इनइक्वालिटी के प्रिंसिपल पे चलते थे। यूरोपियंस को बहुत ज्यादा राइट्स प्रिविलेजेस दिए गए हैं, इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया गया था। तो ये हम नहीं करेंगे, इसी के चलते हम लोग इगैलिटेरियन बेसिस को फॉलो करते हुए। और संविधान में भी आपको यही मिलेगा, इगैलिटेरियनिज्म। इसी के चलते आप देख सकते हो कि हमारा अप्रोच चाइना से काफी अलग है। तो चाइना ने अपना रूट लिया अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ, अब इंडिया ने अपना रूट लिया है इगैलिटेरियनिज्म की तरफ। अब सवाल ये उठता है आपके लिए, which approach is better? Is the Chinese approach better in dealing with national humiliation or is the Indian approach better? तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी क्या बिलीफ है, आप क्या मानते हैं कि चाइना की अप्रोच बेटर है क्या, कि इस नेशनल ह्यूमिलिएशन को आप कंटिन्यूसली क्रॉप अप करते रहें और आप एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनाएं, क्या आप इसमें बिलीव करते हैं, या फिर आप इंडियन अप्रोच में बिलीव करते हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी में बिलीव करता है या फिर इगैलिटेरियनिज्म बिलीव करता है? ऑल्दो आपके जवाब के लिए थोड़ी सी मैं आपको मदद करूं। देखिए, चाइनीज अप्रोच तो इट इज बेस्ड ऑन अथॉरिटेरियनिज्म, बट इंडियन अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन इगैलिटेरियनिज्म काफी अच्छी इन प्रिंसिपल अप्रोच है। लेकिन अगर हम लोग पिछले 70 सालों का विश्लेषण करें, क्या ये हमारे देश में आया है, ये भी जरूर सवाल उठता है। तो उद्देश्य तो काफी अच्छा था इगैलिटेरियनिज्म का, बट इवन टिल टुडे इंडिया विच हैज यूज्ड द अप्रोच ऑफ इगैलिटेरियनिज्म, दे हैव फेल्ड टू रादर अचीव दैट, राइट? ये तो है ही। लेकिन जो भी आपका आंसर हो, आपको एक चीज तो जानना बहुत जरूरी है। नो मैटर व्हाट, वन थिंग इज वेरी वेरी सर्टन, कि ये जो नेशनल ह्यूमिलिएशन का पर्सपेक्टिव चाइना इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा असर्टिव अग्रेसिव हुआ है इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, एंड फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव वी डू टॉक अबाउट इक्वालिटी, वी डू टॉक अबाउट इंटरनेशनल लॉ, हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं। तो ये दोनों जो है किस तरह से इस कंस्ट्रक्ट को इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से अपने आप को आगे ले जाएंगे, ये अल्टीमेटली डिसाइड करेगा फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि ये दो कंट्रीज है, शेयर वॉल्यूम अगर आप बात करें, two of the biggest giants in terms of population, in terms of resources, in terms of demography, all the things, they make these two countries as the center of the world. So whatever it is, these two countries, how will they deal with it? How are they going to progress? It is going to shape up the entire future of the world. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.